नमस्कार दोस्तों, आज हम पिछले टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे कि सूर्य यदि मेष लगन में जिन जिन भाव में बैठते हैं तो हमें उनके बारे में क्या फल देना चाहिए यदि वो दशा में आते हैं या अंतराल में आते हैं या परंता में आते हैं। पिछले वीडियो में मैंने पहले घर से लेके षष्ठम घर तक मैंने बताया था कि सूर्य यदि इन घर में बैठते हैं तो क्या क्या फल देते हैं और साथ में जिनके नक्षत्र में बैठते हैं तो क्या फल देते हैं। पिछले वीडियो में मैंने कुछ बताना भूल गया था सूर्य के कारकत के बारे में। सूर्य के बारे में कहा जाता है कि वो मेष लगन में वो उच्च के होते हैं और तुला लगन में नीच के होते हैं। साथ में यदि सूर्य के धातु के बारे में बात करें तो तांबा सूर्य के धातु होते हैं। और साथ में यदि सूर्य किसी के कुंडली में यदि खराब पोजीशंस में बैठे हुए, यदि खराब फल दे रहे हैं या खराब घर में बैठे हुए हैं तो उनका जब भी दशा अंतर पर्यंतर आए तो कृपया आप उनका मंत्र उच्चारण करें प्रत्येक दिन। साथ में आप सुबह सुबह नहाने के बाद सूर्य देव को जल अर्पण करें और साथ में मंत्र कहें ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः एंड ओम सूर्याय नमः। यदि सूर्य आपके कुंडली में बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट में बैठे हुए हैं, उस शुभ घर को देख रहे हैं, शुभ घर में बैठे हुए हैं, तो उनको और आप पॉजिटिव करने के लिए आप उनका रत्न भी धारण कर सकते हैं। उनका रत्न रूबी अर्थात माणिक होता है। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं सप्तम से लेकर द्वादश भाव तक यदि सूर्य मेष लगन में बैठते हैं तो वो क्या फल देते हैं। सबसे पहले हम लोग सप्तम भाव की बात करते हैं। हमने अभी बताया कि सूर्य सप्तम भाव में नीच के होते हैं, मतलब तुला राशि में वो नीच के होते हैं। तो कैसे नीच के होते हैं चलिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए सूर्य सप्तम भाव में मेष लगन की राशि में बैठे हुए हैं तो सूर्य किनका फल देंगे? अपने पांचवें भाव का, क्योंकि खुद की राशि है, प्लस सप्तम भाव 5 और 7। तो जनरल यदि हम अपनी घटनाओं को देखते हैं कि ये एजुकेशन के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए भी ये अच्छा है, ये मैरिज भी बताता है, ये संतान भी बताता है आपको। लेकिन यदि प्रोफेशन कैरियर को देखें तो ये न्यूट्रल है। यदि साथ में यदि हम इसको लिटिगेशन को देखें तो ये न्यूट्रल है आपको। उसी तरह अब ये देखना बहुत जरूरी है कि वो किन के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। अब 7वें राशि में जो जो नक्षत्र आते हैं वो होते हैं चित्रा, स्वाति एंड विशाखा। चित्रा नक्षत्र के जो स्वामी है वो मंगल देव हैं, स्वाति नक्षत्र जो स्वामी है वो राहु देव हैं और विशाखा नक्षत्र जो स्वामी है वो गुरुदेव हैं। अब यदि सूर्य चित्रा नक्षत्र के स्वामी चित्रा नक्षत्र में बैठे हुए हैं 7वें घर में तो क्या फल देंगे? वो अपना तो फल देंगे ही 5 और 7 का, साथ में वो मंगल का भी फल देंगे। मंगल का घर पहला घर और 8वां घर हो गया। यदि मंगल 11वें घर में बैठ जाते हैं तो वो देंगे 1, 8, 11। इस तरह हम देखते हैं कि सूर्य की जब दशा आएगी तो जातक को बहुत ही अच्छी स्थिति में रहेगा। जातक यदि पिछले दशा से यदि देखेगा, कंपेरिजन करेगा कि पिछला दशा उसका अच्छा नहीं चल रहा तो इस दशा में उसका जो भी है कैरियर हो गया, एजुकेशन हो गया, उसका लेवल बहुत बढ़ेगा। क्योंकि ये 5, 7 दिखा रहा सूर्य प्लस इसके नक्षत्र 1, 8, 11 दिखा रहे। पहला सेल्फ हो गया, 8वां आपको हो गया ज्योतिष विज्ञान हो गया, आप इसको लेगेसी मनी कह सकते हैं, इसको प्रोविडेंट फंड मनी कह सकते हैं, इसको इंश्योरेंस मनी भी कह सकते हैं, साथ में इसको आप लॉटरी का मनी। मतलब जातकों को इसके पीरियड में अचानक बहुत ज्यादा धन मिलेगा जो उसने कमाया नहीं है इस पीरियड में। उसी तरह यदि हम लोग यदि बात करेंगे कि विशाखा के नक्षत्र में सूर्य बैठे हैं तो वो अपना तो फल देंगे, साथ में वो गुरु का भी फल देंगे। गुरु यहाँ कौन से घर के स्वामी है? 9वें घर और 12वें घर। 9वें घर भाग का भी कहलाता, 9वें घर हमारे पिता का कहलाता, 9वें घर हमारे लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी बताता, 9वें घर हमें विदेश भ्रमण भी बताता है, 9वें घर हमें विदेश में सेटलमेंट भी बताता है। तो इस पीरियड में जातक लंबी दूरी की यात्रा करेगा, विदेश में सेटलमेंट हो सकता है, उच्च शिक्षा के लिए वो विदेश जाके पढ़ाई करने जा सकता है, विदेशी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ये सब चीज हम लोग
यदि 7वें घर में सूर्य बैठते हैं तो ये देखते हैं। उसी तरह यदि हम 8वें घर को देखेंगे तो सूर्य यदि मेष लगन में 8वें घर में बैठे हैं तो वो क्या फल देंगे, 5वें और 8वें का घर फल देंगे। ये एक तरह से खराब घर होता है, क्योंकि सूर्य का जो प्लेसमेंट है बैड हाउस में हो गया 8वां हमेशा नुकसान देता, अपमान देता, दुर्घटना देता, रोग देता है, परेशानियां देता है। तो यदि इसका मतलब क्या कहेंगे, यदि जातक कोई बच्चा है तो उसके एजुकेशन में कुछ परेशानियां होगी, उसके हेल्थ में भी कुछ परेशानियां हो सकती है। यदि जातक यदि वयस्क है तो उसके प्रोफेशन, उसके कैरियर में परेशानियां हो सकती है। साथ में उसके ना तो ये शादी बताता है, ना ये आपको संतान बताता कि संतान में परेशानियां होगी। 5 और 8 है आपको लिटिगेशन भी बताता है, कि 8वां घर लिटिगेशन का भी, एक कानूनी दावपेच का भी घर होता है। यदि 8वें घर का यदि नक्षत्र की बात करते हैं तो उसमें विशाखा आता है, ज्येष्ठा, अनुराधा आता है और ज्येष्ठा आता है। विशाखा के जो स्वामी हो गए वो गुरु हो गए, अनुराधा के जो स्वामी हो गए शनि हो गए, और ज्येष्ठा के जो स्वामी हो गए बुध हो गए। तो गुरु के बारे में तो मैंने आपको बता चुका। अब मान लीजिए यदि सूर्य 8वें घर में अनुराधा के नक्षत्र में बैठे हुए तो वो अपने फल तो देंगे ही 5 और 8 का, साथ में वो शनि का भी फल देंगे। मेष लगन में शनि किस भाव के स्वामी है, वो 10वें और 11वें भाव के स्वामी है, जो बहुत ही शुभ कहलाता है। मेष लगन में शनि जिस भी नक्षत्र में बैठे हुए हैं या जिसके नक्षत्र में वो बैठे हुए हैं, उस ग्रह की जब भी दशा आएगी, अंतरा आएगी, परंतरा आएगी तो हमेशा शुभ फल देंगे। तो मान लीजिए कि शनि यदि चौथे घर में बैठ जाते हैं तो शनि क्या अपना फल देंगे, चौथे का भी देंगे, 10वें का भी देंगे, 11वें का देंगे। चौथे से हम लोग माँ को देखते हैं, चौथे से हम अपने एसेट्स को देखते हैं, जैसे प्रॉपर्टी हो गया, वाहन हो गया, लग्जरी आइटम को देखते हैं, मशीनरी चीज को देखते हैं। 10वां घर क्या हो गया, आपको नेम, फेम, स्टेटस बढ़ाता है। और 11वां घर क्या होता है, लाभ होता है। कि जब भी सूर्य की दशा चलेगी तो इस पीरियड में ये जातक, ये व्यक्ति प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम करेगा तो उसमें सक्सेस होगा, वाहन से रिलेटेड कोई भी काम करेगा उसमें सक्सेस होगा। प्लस यदि ये किसी भी प्रकार का कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए यदि कंपटीशंस में बैठता है तो उसको सक्सेस मिलेगा, वो कंपटीशन पास कर जाएगा। प्लस यदि इस जातक का यदि प्रमोशन का चांस बनता है तो प्रमोशन भी इसको इस दशा में 100% मिलेगा। उसी तरह यदि हमारे सूर्य देव नवम भाव में बैठते हैं तो सूर्य देव उस कंडीशंस में 5वें और 9वें का वो फल देंगे। बच्चे के लिए तो ये बहुत अच्छा है, 5वां एजुकेशन अच्छा है, हेल्थ अच्छा है। लेकिन वयस्क के लिए ये घर 5वां और 9वां न्यूट्रल्स है। ये प्रोफेशन कैरियर कुछ नहीं बताता, लिटिगेशंस में न्यूट्रल है, मैरिज नहीं बताता, चाइल्ड आपको बताता है आपको। साथ में यदि ये जो 9वें घर के जो नक्षत्र हो गए वो हो गए मूल हो गए, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। मूल नक्षत्र के स्वामी केतु हो गए, पूर्वाषाढ़ा के स्वामी शुक्र हो गए और उत्तराषाढ़ा के स्वामी खुद सूर्य हो गए। तो मैंने पहले भी बताया पहला घर के बारे में। तो जो प्रथम घर, यदि सूर्य प्रथम घर में बैठते हैं जो फल देंगे सेम वही फल आपको यदि वो 9वें घर में बैठते हैं तो उनका फल देंगे, 5 और 9 का देंगे। प्लस जो भी शुक्र का जो घर है दूसरा घर, 7वां घर, और जिस भी घर में बैठते हैं तो उनका फल देंगे। शादी के लिए बहुत बढ़िया है ये। बच्चे ये बताएगा नहीं आपको, प्रोफेशंस में भी ठीक ठाक रहेगा इसका, लिटिगेशन कुछ होता नहीं है। उसी तरह सूर्य यदि अपने नक्षत्र में ही बैठते उत्तराषाढ़ा में तो 5-9 ये न्यूट्रल है, आपको प्रोफेशन कैरियर न्यूट्रल है, लिटिगेशन के लिए न्यूट्रल है। बच्चे के लिए दिखाता है कि हाँ बच्चे का योग, संतान का योग है। शादी की नहीं बताता, मतलब शादी के लिए भी न्यूट्रल है। इसी प्रकार यदि सूर्य 10वें भाव में बैठते हैं, मैंने क्या कहा था कि 10वां भाव दक्षिण दिशा में सूर्य दिग्बली होते हैं। 10वें भाव में बैठते हैं सूर्य तो सूर्य 5वें और 10वें का फल देंगे। 5वें का आपको हो गया बच्चे का मतलब संतान का योग बनता है। विवाह कुछ बताता नहीं है आपको। प्रोफेशंस में ठीक ठाक रहेगा। प्रोफेशन का 10वां घर मेरा कर्म का भी घर होता है, हमारे काम का भी घर होता है। 5वां से रिलेटेड जो भी काम होगा उसमें हमको नेम, फेम, स्टेटस मिलेगा। उसी तरह अब 10वें घर का यदि हम नक्षत्र की बात करें
तो ये जिस नक्षत्र में बैठेंगे वो उसका फल देंगे। उसी तरह 11वें घर में बैठते हैं तो 5 और 11 का फल देंगे। मतलब ये एक तरह निश्चल प्रेम कहलाता है कि जैसे मीरा ने किसके से प्रेम किया था, माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है, मतलब प्रेम करती है लेकिन उससे कुछ चाहती नहीं है, उससे कोई भी लस्ट नहीं है, कोई भी लालच नहीं है, उस तरह का निश्चल प्रेम कहलाता है। उसी तरह यदि वो 12वें घर में यदि सूर्य बैठते हैं तो वो अपने दशा अंतर प्रंतर में 5 और 12 का फल देंगे। 5 और 12 हमारे प्रेम प्लस 12 सैया, मतलब आपको बेड मतलब फिजिकल लव्स के बारे में बताता है। प्लस 12वां घर लॉन्ग जर्नी का भी होता है, 12वां घर नुकसान का भी होता है, 12वां घर हमारे व्यय का भी होता है, 12वां घर हमारे विदेश सेटलमेंट का भी होता है, 12वां घर हमारे हॉस्पिटलाइजेशन का भी होता है। लेकिन 5 जुड़ा हुआ है तो जातक हॉस्पिटल जाएगा, चोट जो भी है हल्का रोग चोट लगेगा, जातक हॉस्पिटल जाएगा। लेकिन 5वां घर क्या होता है और रिकवरी कर देता है, उसको रिकवरी करवा के वापस ले आएगा। 10 दिन 15 दिन 20 दिन दवाई मेडिसिन खाएगा, सर्जरी होगा, ठीक ठाक वापस आ जाएगा, उतना क्रिटिकल नहीं होगा। इसी तरह मैंने मेष लगन की राशि में हमने सूर्य के बारे में बताया कि सूर्य जिस जिस घर में बैठेगा उसका तो फल वो देगा ही, साथ में वो जिनके नक्षत्र में बैठेगा उनका फल बहुत स्ट्रांगली देगा। इसी तरह यदि आप किसी की भी कुंडली देखते हैं, यदि आप अपनी खुद कुंडली देख रहे हैं तो आप ये जरूर देखें कि कौन सी लग्न की राशि है, सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं, सूर्य किस घर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पहले सूर्य उनका फल देंगे। प्लस वो किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, वो नक्षत्र का जो स्वामी है कौन कौन घर बता रहा है, किस घर में बैठे हुए उसका फल देंगे। सूर्य जब भी अपने दशा अंतर पर्यंतर में आएंगे। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो हम लोग चंद्र के बारे में लेके बनाएंगे कि यदि मेष लगन में चंद्रमा जिस जिस घर में बैठते हैं तो क्या क्या फल देते हैं, जिसके विषय क्या क्या फल देते हैं। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ में नोटिफिकेशंस का जो बटन है उसे दबा दें कि जल्द से जल्द आपके पास जो भी नई वीडियो में अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको आते रहेगी। जय माता।